वही है सेकंड पार्ट उसका। ओके, तो थर्ड पार्ट से यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से देखो, रीड करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये भी नहीं किया था क्या हमने? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बचा है आई थिंक। चलो फर्स्ट पार्ट से फिर करते हैं, यहां से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स अननोन है, क्लियर। और क्या गिवन है यहां पर उन दोनों का? क्या ये इन दोनों का डिफरेंस, और वो कितना है? 26, क्लियर। तो सबसे पहले लिखोगे लेट द वन नंबर बी एक्स, लेट द वन नंबर बी एक्स and other will be y, and the other will be y. Now according to question, according to question, इधर पे देखना ये इक्वेशन क्या बनेगी। ये दोनों नंबर का डिफरेंस आपको 26 दिया है, तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सबको क्लियर यहां तक? अब सबका ध्यान सामने और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है, बोल के पढ़ो। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। तो इसका मतलब जो पहला नंबर है, मान लो x, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो क्या बनाऊं इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू 3y। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब इसके बाद आपको नंबर्स फाइंड करना है, फाइंड देम, वो नंबर निकालो। कैसे करोगे, समझ गए ना? सीधा x की जगह पे क्या डाल दोगे यहां पर? 3y। x की जगह पे 3y डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ओके, क्या होगा डिफरेंस? 2y इज इक्वल्स टू 26 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो पहला नंबर हो गया 13, क्लियर सबको। अब y की वैल्यू को उठा के यहां पर रखो और x निकालो, जल्दी करो। कितना आएगा? 39। फटाफट, पेन भी चलना चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए, दोनों चीज पार्ट्स। सो फाइनली जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, आपको आंसर पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे? हेंस द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 39। ये आंसर प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर, हाँ मतलब जो भी है, हेंस द नंबर्स आर, ऐसा लिख दो। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री एंगल वाला है। अब वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने किया, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो और उसके फिर बना के बताना। क्वेश्चन है, लिखो, क्वेश्चन लिखना। द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, the larger of two complementary angles exceeds the smaller, exceeds the smaller, the larger of two complementary angles exceed the smaller by 10 degree, by 10 degree, find them, find them। तो क्वेश्चन मैंने बदल दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने और डिस्कस किया था। तो एक बार समझो और बताओ इक्वेशन क्या बनने वाली है। गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर अभिनव? और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है? 10 डिग्री। तो लार्जर में से अगर मैं स्मॉलर को माइनस करूंगा तो ये डिफरेंस कितना होगा? 10 डिग्री का। तो सेकेंड इक्वेशन ये वाली होगी, समझ में आया? अब इसको दोनों को उठा के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 प्लस वाई या y प्लस 10, दोनों करेक्ट है।
और इस x की वैल्यू को हम वापस से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको वापस 2 में मत डाल देना, डालोगे तो क्या होगा, 10 = 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। 1 में जब डालेंगे तो यहां पर 10 + y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। फिर ये 10 + y कितना बन जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। ये 10 इधर पे शिफ्ट होगा तो 2y इज इक्वल्स टू 90 - 10 तो कितना हो जाएगा, ये 80। क्लियर सबको ये? फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2, और ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। तो पहला एंगल कितना है, 40 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार एग्जाम्स में, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, तो मेक श्योर करना कि आपसे बन जाएंगे। इरेज कर दूं उसको फिर मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार उसको जल्दी से रीड कर लो पहले अच्छे से, और फिर मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो मुझे इक्वेशन और क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन करेगा, मुझे नहीं, सारे क्लास को। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने पढ़ लिया होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, श्रेया समझाना थोड़ा। नहीं, ये नहीं चलेगा, जो तुमको पढ़ के समझ में आ रहा हो समझाओ, मुझे आंसर चाहिए, सही या गलत मैटर नहीं करता। हाँ। गुड, तो इतने बैट्स, इतने बॉल्स, और टोटल इतना अमाउंट उसको लगा। ठीक है, करेक्ट। तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्टिंग्स हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन की? करेक्ट। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड दैट ऑफ वन बॉल बी ₹Y। तो लिख लो ये, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड दैट ऑफ वन बॉल इज ₹Y। ठीक है, ये करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो इस वाली स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, श्रेया कंप्लीट करो। 7 बैट 6 बॉल्स टोटल कॉस्ट, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। एक बैट की कॉस्ट हमने x लिए, तो 7 बैट की टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट हमने y ली है, तो 6 बॉल की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना बन रहा है यहां पर, 3800। क्लियर हो गया? सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, अभिनव बताना। 3x + 5y इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर हो गया ये चीज? और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको x और y निकालना है। सबको यहां तक समझ में आ गया ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि आपको किसे x और y लेना है, जो ज्यादातर आपको लास्ट लाइन में पढ़ के समझ में आता है। फिर उसके बाद दो इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हम कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करें सब्स्टिट्यूशन के लिए? सेकंड, क्योंकि कोफिशिएंट थोड़े छोटे दिख रहे हैं इसलिए। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां पर 3x यहीं पर रहेगा, और ये 1750, इधर पे 5y जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -5y। ओके,
और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे तो इक्वेशन या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? ओके, सुमुख क्लियर? x की ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे? इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट किया इक्वेशन 1 में। ओके, सो इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे तो ये 7 और ये जो x है उसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू आने वाली, काफी बड़ी वैल्यू, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। तो यहां पर आ जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये हो गया 6y इज इक्वल्स टू 3800। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस 7 को अंदर भेजूंगा, अंदर भेजूंगा तो ये 7 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जब वो 1750 से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स क्या बनेगी? तो 7 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा? 0। 7 5 जा कितना होता है? 35। 35 का 5 आएगा, इधर पे आ जाएगा 3। 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 52 का 2 और इधर पे आ गया 5। 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना होता है? 12। तो 12250 माइनस 7 5 जा कितना हो जाएगा? ये 35y और ये हो गया प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर? मेरे साथ में बनाते हुए चलना या मुझसे आगे चलना, पीछे मत रहना, बता रहा हूं। ओके, ये पूरी वैल्यू निकालने के बाद, ये पूरी इक्वेशन निकालने के बाद इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। यहां पर 12250 वाली टर्म एज इट इज, माइनस 35y वाली टर्म एज इट इज, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। तो प्लस ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू राइट साइड में कितना हो जाएगा? 3800। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ओके, हाँ, इस 3 को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पे, लेफ्ट साइड में 12250 माइनस 35y प्लस 18y। हालांकि ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता था, अगले स्टेप में कर देंगे। 3800 इंटू 3 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अब ये 12250, यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? नहीं, 17 होगा ना? हाँ 17, सॉरी, माइनस 17, माइनस 17y। क्लियर? इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 8 जा 24 का 4, ये आ गया 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, तो 11400। ओके, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए और ये y नेगेटिव है, तो एक काम करता हूं, इसको यहां उठा के फेंकता हूं और ये वाली टर्म को इधर पे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 12250 माइनस 11400 और इधर पे हो जाएगा 17y। ठीक है, अब शर्माने की बात नहीं, कई बच्चों को ये सब्सट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम जाती है, तो उनके लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। ये 12250 में से माइनस करना है 11400। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े नंबर को हमेशा ऊपर रखते हैं और छोटे नंबर को हमेशा नीचे। फिर 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 5। यहां पर 1 कैरी जाके 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। यहां पर 1 बचा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा? 850। और साइन हम बड़े वाले नंबर का लेते, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होता, मतलब प्लस 850 आएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 850 और इधर पे आ जाएगा 17y। समझ गए? 17 को अपॉन में भेज दो तो 850 अपॉन 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। 17 की टेबल, 17 वन जा, पूरा याद करो, मैं पूरा बोल के बताऊंगा। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85, तो 17 5 जा 85 और एक जीरो बच गया, मतलब क्या हो गया? 50। तो y की वैल्यू क्या आई है यहां पर? 50। अब अगर मान लो आपकी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि y आपने किस चीज को लिया है? कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और वो जो कॉस्ट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए ना? तो आपके आंसर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 50। अब हमको निकालना है x, तो उसके लिए y को उठा के यहां पर रखेंगे। ठीक है,
y को उठा के जब यहां पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय यहां पर है 3। अब फिर से मुझे ये मल्टीप्लीकेशन करके बताना है, ठीक है। 5 इंटू 50 कितना होगा बताओ मल्टीप्लीकेशन? 250 अपॉन 3 माइनस कर लोगे ना, ये कॉमन सेंस से माइनस करना है। 1750 में से 250 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1500। ऐसे करो इसको, ठीक है। तो कितना हो गया? 1500 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाय 3 500। तो x की वैल्यू आ रही है 500। x आपने क्या लिया था? कॉस्ट ऑफ 1 बैट। x जो है बैट की कॉस्ट है, वो कितनी आ रही है? 500 रुपए। समझ गए ना ये चीज? तो आखिरी आंसर लिखते समय ये अवेयर रहना भाई, बैट की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा आएगी, बॉल की कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। तो अगर वो चीज भी अगर इनकरेक्ट हो रही है तो आप देख लेना, ठीक है। हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं? देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ना आते हैं, मतलब बहुत आते हैं। अब कितना घुमा फिरा के देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का कुछ बचा तो नहीं था ना? बचा था। अब से जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, उसके नीचे में ना गूगल ड्राइव की लिंक भी डाल दूंगा, जो जिसमें पीडीएफ रहेगा उस क्लास का, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो तुम लोग, अगर कुछ छूट जाता है तो, क्योंकि हर बार भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना ग्रुप पे, इसलिए। ओके, चेक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, ये पढ़ के रखना, और मैं किसी एक बच्चे को बोलूंगा, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा पूरा क्वेश्चन और मेरे साथ में सॉल्व करेगा, ठीक है। पिछले बार श्रेया ने किया था, इस बार आप में से कोई होगा जो एक्सप्लेन करेगा। पढ़ लिया सबने? ओके, ठीक है। तो इस बार त्रिषा एक्सप्लेन करना क्वेश्चन। नहीं, वो जितना भी समझ में एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने क्या समझ में आया। सही या गलत तो वो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती है। अभिनव एक्सप्लेन करेगा? हाँ। चार्ज पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए है, और उसका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए इसका चार्ज है 105 रुपीज, एंड किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए है 155। चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे, एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे टू ट्रैवल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या है और क्या करना है? ओके, गुड। तो आप चारों ना बनाना सॉल्व स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना, ठीक है। बाकी बच्चों को ना मेन प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में यही जाता है ना, कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन नहीं होता, और ये आप लोगों के एज में होता है, बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी समझ नहीं पाते। तो उसको समझने का तरीका, आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मतलब पढ़ते समय ध्यान होना चाहिए एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें लिखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसमें हाईलाइट करने वाली चीजें, जो टैक्सी का टोटल फेयर है वो कैलकुलेट होता है फिक्स्ड चार्ज के साथ, पर किलोमीटर चार्ज के साथ। मतलब फिक्स चार्ज भी होता है और पर किलोमीटर चार्ज भी होता है, समझ रहे हो ना? टोटल फेयर डिसाइड करने के लिए फिक्स चार्ज लेता है, फिर उसके पर किलोमीटर चार्ज लेता है। अब इसमें ये लिखा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पे कर रहे हैं, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए पे कर रहे हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो यहां पर ये जो दो लाइन है ना, दो पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछा है इसने? दो चीजें पूछा है, फिक्स्ड चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो दो अलग अलग तरह के चार्जेस लग रहे हैं, वो क्या है समझते हैं। जैसे हम टैक्सी बुक करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जैसे ही हमने मीटर डाउन किया तो उसी समय एक फिक्स चार्ज ऐड हो जाता है। हो सकता है वो 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, जो भी हो।
उसके बाद आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज लगता है। समझ गए? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एक टैक्सी है, उस टैक्सी को अगर आपने बुक किया तो 50 रुपए फिक्स्ड आपको देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर का अगर मैं 10 रुपए ले रहा हूं, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आप कितना रुपए दोगे? 10 × 10 मतलब 100 रुपए दोगे पर किलोमीटर चार्ज का, और 50 रुपए मतलब आपका टोटल फेयर कितना हो जाएगा? 150 रुपए। तो ये टैक्सी फेयर का कैलकुलेशन है। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं जो हमको निकालने हैं, एक कौन सा है? फिक्स चार्ज, और दूसरा कौन सा है? पर किलोमीटर चार्ज। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमें एक्स और वाई किसको लेना है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज वाई, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज वाई. Now according to question, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कितना चार्ज पे करेगा? तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, एक्स रुपीज टैक्सी बुकिंग का चार्ज, और 10 किलोमीटर का जो चार्ज वो पे करेगा वो किस रेट से दे रहा है? वो रुपीज वाई पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपीज होगा? 10 वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो टोटल फेयर उसका कितना हुआ? फिक्स चार्ज प्लस ये डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज। तो टोटल चार्जेस उसका क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 105, 105 रुपए। क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड पर्सन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 15 किलोमीटर का। तो उसका फेयर कैसे कैलकुलेट होगा? वो भी फिक्स्ड चार्ज पे करेगा एक्स रुपीज का, प्लस 15 वाई। 15 वाई क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15 वाई। और जो उसका टोटल फेयर हुआ वो आपको पता है कितना है? ये 155। तो इस तरीके से बनेगी दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समझ गए ये? अब इसके बाद आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मान लो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, बाय इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आएगी बताओ? 105 माइनस 10y, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। इस एक्स की वैल्यू को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। अब जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। करेक्ट? सबको क्लियर यहां तक? अब ये -10y प्लस 15y, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। क्या होगा दोनों का एडिशन? -5y या +5? +5y है ना, तो +5y इज इक्वल्स टू 155। अब ये 105 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 155 माइनस 105। कितना होगा दोनों का डिफरेंस? 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50/5, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये y क्या था? y हमने क्या लिया था? पर किलोमीटर चार्ज। तो 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपए। अब निकालना है x, तो x को निकालने के लिए आप इस वैल्यू को, आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन इस जगह पे पुट कर दो। जब यहां पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10। तो 105 माइनस 100, सो आंसर इज 5। तो फिक्स चार्ज उसका 5 रुपए है, पर किलोमीटर चार्ज उसका 10 रुपए। क्लियर हो गया? ये हटा दो फिर इसको। मैं समझ में आया ना सबको? एक ऐसा ही क्वेश्चन लैंडिंग लाइब्रेरी वाला था, जो 9th में था क्या शायद? लैंडिंग लाइब्रेरी वाला या इसी साल है? वो एक बुक है जो कुछ दिनों के लिए रखते हैं, तो उसमें इतना चार्ज पे करना पड़ता है। नहीं था क्या? नहीं होगा फिर शायद, फिर 10th में ही होगा, आगे कहीं आएगा। हटा दो इसको फिर मैं। ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और उसके नीचे एज वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक बार डिस्कस। हाँ हाँ पूछ। किस में बोल रहे हो? इसमें? अच्छा कुछ पार्ट मिस हो गया क्या? ओके इस क्वेश्चन में लास्ट में एक और स्टेटमेंट है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितना पे करेगा? तो 1 किलोमीटर का कितना पे कर रहा है? 10 रुपए। 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा? 250। और 5 रुपए फिक्स्ड चार्ज है जो देना ही है, तो 255 उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? और लिखने का तरीका अगर पूछो कैसे लिखें, तो आप लिखने के लिए ये लिखोगे x प्लस 25y, ये उसका टोटल चार्ज होगा। x की जगह पे 5 डाल देना और y की जगह पे 10 डाल देना, आ जाएगा 255। ओके हटा दो अभी इसको मैं। ये कैलकुलेशन कर लेना ना, अगर किसी ने नहीं किया, स्किप हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इसको पढ़ो अच्छे से ध्यान से। फ्रैक्शन मैं रीड कर रहा हूं, सुनना और उसके बाद फिर आंसर एक्सप्लेन करना मुझे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाएगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करें? 2। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। यूजुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो चीजें फाइंड आउट करने होती है, लेकिन यहाँ एक ही चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है, वो क्या है? फ्रैक्शन। तो किसे एक्स लेंगे, किसे वाई लेंगे? करेक्ट, न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई, क्योंकि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है ना। तो आपका पहला स्टेटमेंट होगा लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो न्यूमरेटर हमने ले लिया x को, डिनोमिनेटर हमने ले लिया y को। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। ठीक है? हाँ अब आते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट वाली लाइन समझ में आनी चाहिए, तब फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। क्लियर है? धैर्य। और कितने बच्चों को फर्स्ट वाली लाइन से इक्वेशन बनाना समझ में आ गया? ठीक है, गुड। हाँ बताओ क्या बनेगा? एक मिनट, फिर से बोला। x, हाँ, +2 9/11। ओके, और कोई? हाँ, सॉरी, x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू 9/11। और कोई? हाँ ठीक है। तो देखो ये कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो, कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर भी 2 ऐड हुआ है, लेकिन ये 2 जो है ना इस पूरे फ्रैक्शन में ऐड हुआ है। यहां पर जो 2 है ना न्यूमरेटर में ऐड हुआ है और डिनोमिनेटर में ऐड हुआ है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। करेक्ट? तो इसका करेक्ट इक्वेशन बनेगा ये वाला जो आपको नीचे वाला दिख रहा है। समझ में आया सबको ये? अब अगर ये समझ में आया तो नीचे वाली लाइन एक्सप्लेन करना और बताना सेकंड इक्वेशन क्या बनने वाली है। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Clear? बताओ क्या बनेगा? करेक्ट, x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल्स टू 5/6। तो ये फ्रैक्शन ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, इफ 1 is added to numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 1/2। तो बताओ इक्वेशन क्या बनती? बाय y-2 इज इक्वल्स टू 1/2। समझ गए ना ये चीज? तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे।
अभिनव समझ में आ रहा है? तुम दोनों साथ में मत बैठा करो, एक दूसरे की तरफ देख के क्या मुस्कुराते रहते हो, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये क्लियर? ओके, सो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेना और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना। ये नोट डाउन कर लो यहां तक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो गया यहां तक? अब कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं इक्वेशन 1 से बताता हूं। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। तो ये जो y प्लस 2 है इधर जाएगा और 11 इधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 और राइट साइड में हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। क्लियर? ठीक है, ये y प्लस 2 इधर गया है, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, 11 इधर गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अभी हाँ भाई, हमको ना इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये उस फॉर्म में नहीं था, तो उसमें लाने के लिए पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 11x, 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 22, और वैसे ही राइट साइड में क्या हो जाएगा बोलो जल्दी 9y प्लस 18। क्लियर सबको यहां तक? ओके, अब एक काम करते हैं, ये y वाली टर्म्स को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये 22 को ये ऐसे ही रहने दूं अब इसको थोड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली चलो पूरा शिफ्ट कर देते हैं पहले, इसको भी इधर और इसको भी इधर। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। समझ गया ना ये? अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो सकती है, तो यहां पर बन जाएगा 11x माइनस 9y और 22 माइनस 18 कितना होता है डिफरेंस? +4। ओके, तो यहां पर आ जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0, और इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज करके मुझे जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके बताओ क्या आएगा। फटाफट करो उसका एक्सप्लेन सॉल्यूशन, क्या आएगा? हो गया, सॉल्व करो फिर इक्वेशन। एक सेकेंड ना, ठीक है, करेक्ट, नेक्स्ट बनाना। हम्म क्या? नहीं, ये कुछ गलत कर रहा है कैलकुलेशन, सुधार उसको, क्रॉस चेक कर। और किसी का कुछ डाउट? तो नहीं, ये प्रॉपर नोटबुक बनाए, ऐसे में नहीं चलेगा। हम्म इसको भी किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर पे आओगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। ये 6 ब्रैकेट खुलेगा तो कितना बन जाएगा 6x प्लस 18, और इधर पे 5 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 15। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5y वाली टर्म को और 15 वाले टर्म को भी इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। वेरीफाई करके बताओ कितने बच्चों का ये आया है सही। ओके गुड, ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सी वाली इक्वेशन ले? फोर्थ वाली ले लेते हैं, ज्यादा इजी है। फोर्थ वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3, ऐसे ही बनेगा, दोनों टर्म उधर जाएंगी, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के डालना है इक्वेशन नंबर 3 में और निकालना है y।
ठीक है, करेक्ट है। ओके, जब इसमें पुट करेंगे तो 11, यहां पर देखो ये x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। ऑनलाइन में जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं एक बार बताना तो, शौर्य, श्री, तोषा। हाँ ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। सो द फ्रैक्शन इज 7/9 ना, फ्रैक्शन पूछा है ना। हाँ, यहां तक आ गया क्या? किसी का बचा यहां तक? जल्दी से बना लो, फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। हाँ श्रेष्ठ, बनाइए। यहां तक आया क्या, जल्दी बता। हाँ, फिर उसके बाद ये 11 को मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स के साथ तो कितना बन जाएगा ये 55y माइनस 33 माइनस 9y। एक काम करूं कि -9y प्लस 4 को उधर भेज देता हूं तो +9y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। वो एलसीएम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6 को उधर भेज देना तो यहां पर हो जाएगा 55y माइनस 33 और ये हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4। चेक करते जाना एक बार। 55y माइनस 33 और 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 जा 54y और 6 4 जा कौन है 32 वाला 24, ठीक है। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, y वाली टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू +33 माइनस 24। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा y और ये डिफरेंस कितना आएगा 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। y की इस वैल्यू को उठा के डालना है इस जगह पे x को निकालने के लिए और निकाल के बताना है। बताओ। x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो 5 9 सा कितना होता है 45 माइनस 3 बाय 6 42 बाय 6। तो आंसर आएगा 7। आया क्या? x इज इक्वल टू 7। अब मैं बता रहा हूं कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ना इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं, फाइनल आंसर लिखना भूल जाते हैं। फाइनल आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो डिसाइड करता है। क्या पूछा है? फाइंड द फ्रैक्शन, हेंस द फ्रैक्शन इज, आंसर क्या आ जाएगा 7/9। तो अगर ये आंसर आप नहीं लिखते हो और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ 2.5 मिलेगा, हाफ मार्क्स उसमें कट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं, हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, ये एज वाला क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज का? ठीक है, इसके बाद नहीं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये एज वाला क्वेश्चन है। ऐसा अगर देखा जाए ना, वर्ड प्रॉब्लम में अलग अलग वैरायटी है, मतलब रेट वाला है, एज वाला है। सबसे गंदी वैरायटी ये नहीं, वो तो बच्ची है अभी आने के लिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। और उसका क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। एक वर्क एंड टाइम है, एक स्पीड डिस्टेंस टाइम है, एक टैप और टैंक है। ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। चलो इधर पे ध्यान देना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। जैकब नाम है ना, उस पर ज्यादा फोकस मत कर। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करने की है मैं बता रहा हूं। 5 years hence, इस लाइन का मतलब 5 साल बाद, ठीक है।
एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इस लाइन का मतलब जैकब की एज 5 साल के बाद उसके बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, यही मतलब हुआ। 5 years ago मतलब 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की 7 times थी, 7 गुना थी, ये बोल रहा है। What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी और 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज की 7 गुना थी। तो ये बताना चाह रहा है कि इतने टाइम्स हो जाएगी, उतने टाइम्स हो जाएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट करना है। क्या लिखा है? What are their present ages? तो आप लिखोगे let the present age of Jacob be X. Let the present age of Jacob, let the present age of Jacob be X years. Jacob की present age X years है, and that of his son, and that of his son is Y years. और उसके बेटे की प्रेजेंट एज Y years है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले स्टेटमेंट को अगर हमें इक्वेशन में बदलना है तो इसने ये स्टेटमेंट जो बोली है वो कब के लिए बोली है? 5 साल बाद के लिए। और ये अभी जो हमने एजेस लिए आज की एज है, प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी? अगर आज उसकी एज X ईयर्स है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? X + 5 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 5x क्यों नहीं होगी? अभी तुम्हारी एज कितनी है? 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 होगी ना। 15 × 5 तो नहीं हो जाएगी ना, 75 तो नहीं हो जाएगी ना। समझ रहे हो लॉजिक? तो ये खुद का एग्जांपल लेके चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। तो जैकब की 5 साल बाद x + 5 होने वाली एज, और उसकी बेटे की एज कितनी होगी? y + 5, उसकी भी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ। अब इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ? जैकब की एज 5 साल के बाद, उसके बेटे की एज 5 साल के बाद, क्या रिलेशन है दोनों में? इज इक्वल टू 3 times y + 5। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल। ये उसकी एज उसके बेटे की एज की 3 times होगी। समझ में आई ये चीज? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, सेकेंड इक्वेशन बनाने के पहले। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? राइट साइड के ब्रैकेट ओपन कर देने, तो ये बन जाएगा 3y + 15, और फिर ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट, ये दोनों टर्म को नहीं करते, इनफैक्ट इस 5 को बस भेजते, क्योंकि यहां से आपको x की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। x = कितना आ जाएगा? 3y + 15 - 5, जो कि हो जाएगा 10। x आ गया 3y + 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया सबको? अब इक्वेशन 2 आप लोग बनाएंगे। स्टेटमेंट को पढ़ना और मुझे बताना क्या बनेगी इक्वेशन 2। गुड। तो 5 साल पहले मतलब इसकी एज हो जाएगी x - 5 और उसके बेटे की एज हो जाएगी y - 5। अब 5 साल पहले जैकब अपने सन का 7 टाइम्स था एज के टर्म्स में, तो इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी टाइम्स बोल रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बन जाएगा ये? x - 5 इज इक्वल्स टू 7y - 35। ये -5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x = 7y - 35 + 5। तो x = 7y - 30। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इक्वेशन 1 में जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसको पुट करो इक्वेशन 2 में x की जगह पे। तो ये जो x है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3y + 10, और इधर पे ये वाली टर्म। अब सॉल्व करके y की वैल्यू जल्दी निकाल के बताओ।
y की वैल्यू कितनी आ गई 10। आया बाकी सबका भी? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और -30 जो है यहां पर आएगा तो +30 हो जाएगा। तो 10 + 30 इधर पे हो जाएगा 7y - 3y। तो 40 = 4y। तो y = 40/4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कितनी एज है जैकब की? 10 साल। y उसके बेटे की एज है ना, 10 साल में वो थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो y = 10 है, अभी x निकालना बचा है। तो x निकालने के लिए y यहां पर पुट कर दो। तो x = 7 × 10 - 30 हो जाएगा 70 - 30। सो द आंसर इज 40। Hence the present age of Jacob is 40 years and that of his son is 10 years. Okay? हो गया? ठीक है, अब होमवर्क दे दूं? नहीं दूंगा। अच्छा व्हाट्सएप कर दो क्या? नहीं उसको लिखना पड़ता है ना बहुत सारा, इसलिए अभी लिखवाना। मैं ना सब्स्टिट्यूशन के सिंपल क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम तो मैं क्लास में ही कराऊंगा सोच रहा हूं, है ना? ठीक है, तो मैं सिंपल कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, भेज रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। बाहर जा रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज ये बताओ,